Chapter 3. Interior of the Earth. What do you imagine about the nature of the Earth? अब अर्थ के बारे में क्या इमेजिन करते हैं? Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball or a hollow ball with a thick cover of a rock that is lithosphere? अर्थ जो है वो बॉल के जैसा है, क्रिकेट का बॉल के जैसा है, जिसके ऊपर रॉक का थिक कवर है जिसको लिथोस्फियर बोलते हैं. Have you ever seen the photograph or the image of volcano eruption on the television screen? क्या आपने टेलीविज़न स्क्रीन में कभी volcano eruption देखा है? Can you recollect the emergence of hot molten lava, dust, smoke, fire and magma flowing out of the volcanic crater? क्या आप ध्यान रिकलेक्ट कर सकते हो कि मोल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर, मैग्मा जो है बाहर निकलता है वॉल्केनिक क्रेटर से? The interior of the earth can be understood only by indirect evidence, as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. अर्थ का जो इंटीरियर जो है वो वही समझ सकता है इनडायरेक्ट एविडेंस से, जो अभी तक अर्थ के इंटीरियर में गया नहीं है. The configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth. जो अर्थ का सरफेस का जो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्चुअली प्रोसेस ऑपरेटिंग का प्रोडक्ट है जो अर्थ के इंटीरियर में रहता है. एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप. एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस जो है वो लैंडस्केप को शेप करता है. प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन रिमेन इनकम्प्लीट इफ द इफेक्ट्स ऑफ द एंडोजेनिक प्रोसेस आर इग्नोर्ड. प्रोसेस जो है मतलब कोई भी रीजन का जो है फिजियोग्राफिक कैरेक्टर को वो अच्छे से समझना है तो एंडोजेनिक प्रोसेस का इफेक्ट को अगर इग्नोर करेंगे तो उसका अंडरस्टैंडिंग जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा. ह्यूमन लाइफ इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन. ह्यूमन का जो लाइफ है वो रीजन के फिजियोग्राफी के ऊपर डिपेंड है. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी Therefore, it is necessary that one get acquainted with the force that influence landscape development. इसलिए ज़रूरी है कि एक को लैंडस्केप डेवलपमेंट का इन्फ्लुएंस और उसका फोर्स को जानना ज़रूरी है. To understand why the earth shakes or how tsunami wave is generated, it is necessary that we know the certain detail of the interior of the earth. हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझें कि अर्थ जो है वो शेक क्यों करता है, अर्थक्वेक क्यों होता है, भूकंप क्यों होता है, या फिर इसके बाद सुनामी क्यों जनरेट होता है. तो इसके लिए ये सब जानने के लिए अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है. इन द प्रीवियस चैप्टर you have noted that the earth forming material have been distributed in the form of layer from the crust to the core. It is interesting to know how scientists have gathered information about this layer and what are the character of each of these layers. This is exactly what this chapter deals with. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि कैसे अर्थ फॉर्म होता है मटेरियल से, कैसे अर्थ का जो लेयर जो है क्रस्ट से स्टार्ट होता है. और इंटरेस्टिंग है कि साइंटिस्ट ने कैसे इंफॉर्मेशन गैदर किया ये अर्थ का लेयर के बारे में जानने के लिए. हर अर्थ लेयर का कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए. तो इस चैप्टर में पता चलेगा. Sources of information about the interior. The Earth radius is 6,370 km. No one can reach the center of the Earth and makes observation and collect sample of the material. Information जो है sources का इंटीरियर के बारे में. अर्थ रेडियस 6,370 किलोमीटर रहता है और कोई भी अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंच पाता. और ऑब्जर्वेशन या फिर मटेरियल सैंपल को कलेक्ट करेंगे. अंडर सच कंडीशन यू मे वंडर हाउ साइंटिफिक टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट सच डेप्थ.
तो ऐसा कंडीशन में कैसे साइंटिस्ट ने अर्थ के इंटीरियर के बारे में सीखा और मटेरियल का टाइप भी एग्जिस्ट करता है डेप्थ में। मोस्ट ऑफ अवर नॉलेज अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एंड इंटरफेरेंस। ज़्यादातर जो अर्थ का इंटीरियर का जो नॉलेज है वो बेस्ड होता है एस्टिमेट और इन्फरेंस से। यह द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एनालिसिस मटेरियल। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्टेन होता है इंफॉर्मेशन और मटेरियल का एनालिसिस से। The X is the most easily available solid earth material surface rock or the rock we get from mining area। this solid earth material जो है सरफेस रॉकी में रहता है या फिर रॉकी में रहता है माइनिंग एरिया से आता है। गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। गोल्ड माइन जो है साउथ अफ्रीका में 3 से लेकर 4 किलोमीटर गहरा डीप है। गोइंग बियॉन्ड द डेप्थ इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ वेरी हॉट एट इट्स डेप्थ। वहाँ अर्थ के अंदर डेप्थ में जाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं डेप्थ में तो वैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है। Besides the mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition in which crustal ocean। तो माइनिंग के अलावा साइंटिस्ट ने और भी सारे मेजर सोचे कि डीपर डेप्थ को पेनिट्रेट करे ताकि क्रस्टल ओशन कंडीशन को एक्सप्लोर कर सके। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर are working in 2 major projects such as deep ocean drilling project and integrated ocean drilling project। साइंटिस्ट जो है पूरी दुनिया में 2 मेजर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। द डीपेस्ट ड्रिल इन एट कोला इन आर्टिक ओशियन एज सो फार रिच डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। तो डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट या ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है पूरी दुनिया में कि सबसे ज़्यादा जो ड्रिल किया है कोला में किया है जो आर्टिक ओशन में है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग किया है और ड्रिलिंग जो है 12 किलोमीटर गहरा किया है। दिस एंड मेनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ। तो इस ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की वजह से जो पूरी दुनिया में साइंटिस्ट ने किया है उसकी वजह से उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। उन्होंने बहुत सारे मटेरियल का एनालिसिस कलेक्ट किया अलग अलग डेप्थ में। Volcano eruptions form another source of obtaining direct information। volcano eruption जो है वो डायरेक्ट और इंफॉर्मेशन देता है सोर्सेस के बारे में। एज when the molten material magma is thrown onto the surface of the earth during the volcano eruption, it becomes available for the laboratory analysis। तो मोल्टन मटेरियल से मैग्मा जो है उसको अर्थ के सरफेस में फेंका जाता है और वॉल्केनो इरप्शन के बाद जो है उसका लेबोरेटरी एनालिसिस होता है। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असर्टेन द डेप्थ ऑफ द सोर्सेस ऑफ सच मैग्मा। लेकिन ऐसे मैग्मा का सोर्सेस का डेप्थ के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। इनडायरेक्ट सोर्सेस analysis of project of material indirectly provide information about the interior। We know through the mining activity that temperature and pressures increase with the increased distance from the surface towards the interior in deeper depth। हमने
इनडायरेक्ट सोर्सेस, यहाँ पे मैटर का जो प्रॉपर्टी का एनालिसिस होता है इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन को इंटीरियर के बारे में। तो हमने हमारे एक्टिविटी के थ्रू जाना कि टेम्परेचर प्रेशर जब है बढ़ता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है अर्थ के सरफेस से लेकर अर्थ की इंटीरियर डेप्थ तक। मोreover इट इज़ ऑल्सो नो दैट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। तो मटेरियल का जो डेंसिटी है डेप्थ के साथ बढ़ते ही रहता है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए ऐसे कैरेक्टर का स्पीड का चेंजेस जानना ज़रूरी है। फाइनली टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ। अर्थ का टोटल थिकनेस साइंटिस्ट ने टेम्परेचर प्रेशर और मटेरियल का डेप्थ के बारे में एस्टिमेट किया जो अलग अलग डेप्थ में होता है। The detail of the characteristic with reference to each layer of the interior area are discussed later in the chapter। तो ये जो कैरेक्टर का जो डिटेल जो है वो रेफरेंस देता है इंटीरियर के अलग अलग लेयर को जो डिस्कस होता है चैप्टर में। Another source of information are the meteors that at time reach the earth। दूसरा सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो ये है कि मीटियोर जो वो अर्थ पे पहुंचता है। However, it may be noted that the material that become available for analysis from meteors is not from the interior of the earth। लेकिन जो मटेरियल जो है जो अवेलेबल रहता है एनालिसिस के लिए मीटियोर से वो अर्थ के इंटीरियर से तो नहीं आता है। मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मीटियोर आर सिमिलर टू द ऑफ अर्थ। जो मटेरियल मिलता है मीटियोर्स का अर्थ का वो सेम ही रहता है। देयर आर सॉलिड बॉडीज डेवलप आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू अवर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे सॉलिड बॉडी है मटेरियल का जो सेम रहता है हमारे प्लैनेट के जैसा। हेंस दिस बिकम येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसकी वजह से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलता है। The other indirect sources include gravitational, magnetic field, seismic activities। तो हमें और भी सोर्सेस के बारे में इनडायरेक्ट सोर्सेस भी शामिल कर जैसे कि ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड और सेismic एक्टिविटी। The gravitational forces G is not the same at different latitude on the surface। तो सरफेस पे अलग अलग लैटिट्यूड में ग्रेविटेशनल फोर्स सबका सेम नहीं होता है। तो लैटिट्यूड मतलब अर्थ, यहाँ पे ऐसे इक्वेटर है, फिर ये जो है इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक जो है ये लैटिट्यूड होता है, ठीक है। और अलग अलग लैटिट्यूड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस एट द इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या होता है, पोल में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है और इक्वेटर में सबसे कम होता है। This is because of the distance from the center at the equator being greater than that of the pole। क्योंकि जो पोल नॉर्थ पोल को साउथ पोल में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इक्वेटर में कम है, क्योंकि सेंटर से लेकर मतलब इक्वेटर में सेंटर से लेकर ज़्यादा फोर्स रहता है कंपेयर टू पोल से। क्योंकि इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू पोल से, और पोल का इतना डिस्टेंस होता नहीं, इसलिए इक्वेटर में ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा नहीं है और पोल में ज़्यादा है। द ग्रेविटी
वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। ग्रेविटी का जो वैल्यू है अलग अलग मटेरियल के मास के ऊपर भी होता है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। तो मटेरियल का मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थ इन्फ्लुएंस के वैल्यू में आता है। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर। तो अलग अलग प्लेसेस में जो ग्रेविटी का रीडिंग वो इन्फ्लुएंस होता है अलग अलग फैक्टर की वजह से। दिस रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये जो है रीडिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग होता है। सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी अनोमली। तो ऐसे डिफरेंस जो होता है ग्रेविटी में उसको ग्रेविटी अनोमली बोलते हैं। तो ग्रेविटी anomalies give us information about the distribution of mass of the material in the crust of the earth। ग्रेविटी anomaly इंफॉर्मेशन देता है अर्थ के क्रस्ट में जो मटेरियल का मास का डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन देता है। मैग्नेटिक सर्वे also provide information about the distribution of the magnetic material in the crustal portion and thus provide information about the distribution of material in the part। तो यहाँ पर मैग्नेटिक सर्वे जो है इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्रिस्टल पोर्शन में, और इंफॉर्मेशन देता है मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन जो उस हिस्से में होता है। सेस्मिक एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। सेस्मिक एक्टिविटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका? इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सेस्मिक फोर्सेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। हेंस वी शैल डिस्कस इन सम डिटेल्स। हम डिटेल में सीखेंगे। तो सेस्मिक एक्टिविटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेस है अर्थ का इंटीरियर के बारे में जो प्रोवाइड करता है। तो इसमें है अर्थक्वेक। Earthquake. The study of seismic wave provide a complete picture of the layered interior। तो earthquake जो है seismic wave का earthquake की वजह से क्या पता चलता है? seismic wave को सब स्टडी करते हैं तो वो अर्थ का इंटीरियर लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड earthquake इज़ a simple word is shaking of the earth। अर्थक्वेक का सिंपल मीनिंग है अर्थ का शेक होना मतलब भूकंप आना। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट। तो अर्थक्वेक नेचुरल इवेंट है। इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी यू जनरेट वेव दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। तो अर्थक्वेक कब होता है? जब एनर्जी रिलीज़ होता है और वो वेव जनरेट करता है और ट्रैवल करता है पूरे डायरेक्शन में। तो अर्थक्वेक कब होता है? जब अर्थ में से एनर्जी रिलीज़ होता है। वो एनर्जी जो है वेव के फॉर्म में ट्रैवल होता है सब डायरेक्शन में। वाई डू द अर्थ शेक? अर्थ क्यों शेक करता है? द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलॉन्ग फॉल्ट। तो एनर्जी रिलीज होता है फॉल्ट पे। अ फॉल्ट इज़ अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक। तो फॉल्ट जो है शार्प ब्रेक है क्रिस्टल रॉक में। रॉक अलॉन्ग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। रॉक जो है फॉल्ट में वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्राटा प्रेस देम फ्रिक्शन लॉक देम टुगेदर। जैसे जैसे रॉक स्ट्राटा प्रेस करता है तो फ्रिक्शन जो लॉक होता है। हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम द फ्रिक्शन। तो बाद में एक टेंडेंसी के बाद एक दूसरे के अपार्ट चला जाता है वो फ्रिक्शन लेके आता है।
As a result, the block gets deformed and eventually they slide past one another abruptly. तो ये ब्लॉक जो है डिफॉर्म होता है, स्लाइड होता है एक दूसरे से. This cause a release of energy and energy wave travel in all direction. तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होता है, एनर्जी जो है वेव के फॉर्म में ट्रैवल होता है सभी डायरेक्शन में. The point where the energy is released is called focus of an earthquake. Alternatively, it is called the hypocenter. तो पॉइंट जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होता है उसको बोलता है फोकस ऑफ अर्थक्वेक. मतलब अर्थक्वेक का फोकस जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होता है वेव फॉर्म में सब डायरेक्शन में जाता है. और फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होता है सब डायरेक्शन में उसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं. तो एनर्जी वेव ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस. ये जो एनर्जी वेव जो है ट्रैवल करता है अलग अलग डायरेक्शन में और सरफेस तक पहुंचता है. द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. तो मतलब ऐसा पॉइंट जो सरफेस में रहता है और वो हाइपोसेंटर मतलब हाइपोसेंटर उस अर्थक्वेक का फोकस से नज़दीक रहता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर. इट इज़ द फर्स्ट वन ऑफ द एक्सपीरियंस दैट वेव एक्सपीरियंस द वेव. तो एपिसेंटर जो रहता है हाइपोसेंटर में अर्थक्वेक का फोकस से नज़दीक रहता है. तो यही पॉइंट जो है सबसे पहला वेव एक्सपीरियंस करता है. इट इज़ अ पॉइंट डायरेक्टली अबाउट द फोकस. और ये जो पॉइंट जो है वो फोकस के ऊपर रहता है. earthquake wave or a natural earthquake takes place in the lithosphere. Natural earthquake lithosphere में होता है. You will learn about different layer of the earth later in the chapter. आप इस चैप्टर में अर्थ का अलग अलग लेयर के बारे में सीखेंगे. It is sufficient to note here that the lithosphere refers to the portion of depth above up to 200 km from the surface of the earth. तो ये जानना ज़रूरी है कि लिथोस्फीयर का मतलब ही ये है अर्थ का जो सरफेस जो है अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे तो वो 200 किलोमीटर डेप्थ तक है लिथोस्फीयर. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफी रिकॉर्ड द वेव रीचिंग द सरफेस. एक इंस्ट्रूमेंट है उसको सेस्मोग्राफी बोलते हैं. वो वेव को रिकॉर्ड करता है सरफेस तक पहुँच सेस्मोग्राफ का कोई इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करते हैं वेव जो सरफेस तक पहुँचता है उसको रिकॉर्ड करता है. A curve of the earthquake wave record on the seismography is given in 3.1. ये जो earthquake wave का जो कर्व जो है वो सेस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है 3.1 में. Note that the curve showed 3 distinct sections, each representing different type of wave pattern. तो ये कर्व जो है वो अलग अलग सेक्शन दिखाता है, अलग अलग वेव पैटर्न का टाइप दिखाता है. अर्थक्वेक वेव आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव. तो अर्थक्वेक जो है 2 टाइप का रहता है, बॉडी वेव रहता है, सरफेस वेव रहता है. बॉडी वेव जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी at the focus and move in all direction traveling through the body of the earth. तो बॉडी वेव जो है जनरेट होता है कब जनरेट होता है जब अर्थक्वेक का फोकस से एनर्जी रिलीज़ होता है और वो एनर्जी वेव जो है सब डायरेक्शन में ट्रैवल करता है बॉडी के अर्थ के बॉडी के थ्रू. हेंस द नेम. इसलिए नाम दिया बॉडी वेव. द बॉडी वेव interact with the surface rock and generate new set of wave called surface wave. ये बॉडी वेव जो इंटरेक्ट करता है सरफेस रॉक के साथ और नया वेव जनरेट करता है उसको बोलते हैं सरफेस वेव. दिस वेव मूव अलॉन्ग द सरफेस. ये वेव जो है सरफेस में जाता है. वेलोसिटी वेव चेंज एज they travel through the material with a different density. ये वेव का डेंसिटी जो है चेंज होता है
जैसे जैसे ये ट्रैवल होते हैं मटेरियल से अलग अलग डेंसिटी में, द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी, मटेरियल जितना डेंस रहेगा वेलोसिटी भी हाई रहेगा। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंज एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट एंड कमिंग अक्रॉस मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी, इनका डायरेक्शन भी चेंज होता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है जब ये मटेरियल जो है उसमें अलग अलग डेंसिटी होता है। अर्थक्वेक वेव, तो यहाँ पे ये अराइवल टाइम होता है पी वेव्स, यहाँ पे एस वेव, अराइवल टाइम यहाँ पे हाइपोसेंटर, फोकस ऑफ अर्थक्वेक पी वेव से स्टार्ट होता है, एपिसेंटर एस वेव एक्सपीरियंस करता है और फिर एक वेव दूसरे वेव को जनरेट करता है तो उसको सरफेस वेव बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉडी वेव, दो टाइप का बॉडी वेव, दे आर कॉल्ड पी वेव एंड एस वेव। यहाँ पे दो टाइप का वेव है, पी वेव और एस वेव। पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, पी वेव जो है फटाफट आता है और वो पहला वेव जो रहता है वो जो अर्थ सरफेस में आता है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव, इसको प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। तो पी वेव सिमिलर टू साउंड वेव, पी वेव जो साउंड वेव के जैसा ही रहता है। The P wave are similar to sound wave. They travel to gaseous, liquid and solid material. P wave जो रहता है वो सेम सिमिलर रहता है साउंड वेव से, वो ट्रैवल करता है गैशियस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल से। एस वेव अराइव एट द सेंटर एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, एस वेव जो रहता है वो सरफेस पे आता है टाइम लैग से। दिस आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव, इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। An important fact about S wave is that they can travel only through solid material. S wave का क्या अलग बात है कि S wave जो है सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, मतलब प्राइमरी वेव गैशियस, लिक्विड, सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन S wave सॉलिड वेव से सॉलिड मटेरियल पर ट्रैवल कर सकता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो S वेव जो है उसका कैरेक्टर जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इस सेकेंडरी वेव ने साइंटिस्ट की बहुत मदद की अर्थ का इंटीरियर के स्ट्रक्चर के बारे में समझने के लिए। रिफ्लेक्शन कॉज वेव टू रिबाउंड वेयर एज रिफ्लेक्शन मेक वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, वेव जो है जहाँ से आया वहाँ पे ही चला जाता है और रिफ्रैक्शन की वजह से वेव जो है अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सेस्मोग्राफ। तो वेव का जो डायरेक्शन में जो फ़र्क जो है वो हेल्प करता है सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड करने में। The surface wave are last to report on seismograph. सरफेस वेव जो है वो लास्ट रहता है सेस्मोग्राफ रिपोर्ट करने में। दिस वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव, ये वेव जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। सरफेस वेव जो है वो लास्ट रहता है सेस्मोग्राफ रिपोर्ट करने में। दिस वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव, ये वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। दे कैन कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, इसकी वजह से रॉक डिस्प्लेस हो सकता है एंड हेंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर, या तो बिल्डिंग्स भी नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे पी वेव है जिसे प्राइमरी वेव बोलते हैं, एस वेव है सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव। सरफेस वेव जितना ज़्यादा रहेगा अर्थक्वेक भी उतना ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो एस वेव से साइंटिस्ट को मदद मिलती है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। पी वेव जो है प्राइमरी वेव वो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस में ट्रैवल करता है। एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड वेव में ट्रैवल करता है। प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव, तो अर्थक्वेक वेव का प्रोपोगेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव ट्रैवल इन
डिफरेंट मैनर। अर्थक्वेक का अलग अलग टाइप ट्रैवल करता अलग अलग मैनर में। एज दे मूव और प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक थ्रू विच दे पास। अर्थक्वेक का अलग अलग टाइप ट्रैवल करता है अलग अलग मैनर में, मूव होता है, प्रोपोगेट होता है। बॉडी रॉक का बॉडी में वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से ये पास होता है। पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। पी वेव जो होता है पैरेलली वाइब्रेट होता है वेव के डायरेक्शन से। दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द, वजह से मटेरियल में प्रेशर एक्सर्ट करता है, डायरेक्ट प्रोपोगेशन में होता है। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। ये क्या करता है, डेंसिटी में फ़र्क लाता है मटेरियल में, जिसमें स्ट्रेचिंग होता है, स्क्वीजिंग होता है मटेरियल का। अदर थ्री वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। बाकी के वेव परपेंडिकुलर रहते हैं प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पर एस वेव का वाइब्रेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहता है वर्टिकल प्लेन के वेव डायरेक्शन से। हेंस दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। इसलिए वो ट्रफ और क्रस्ट क्रिएट करता है मटेरियल में जिससे वो पास होता है। सरफेस व आर कंट्रोल टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव। सरफेस वेव जो है वो बहुत ही ख़तरनाक वेव रहता है जो डैमेज करता है। वो माउंटेन्स गिरा सकता है, बिल्डिंग को गिरा सकता है। एमर्जेंस ऑफ शैडो जोन। शैडो जोन का एमर्जेंस। अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड इन सेस्मोग्राफ लोकेटेड एट द फार ऑफ लोकेशन। अर्थक्वेक वेव जो रिकॉर्ड होता है सेस्मोग्राफिक में, जो लोकेटेड होता है बहुत ही दूर लोकेशन में। हाउएवर देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव आर नॉट रिपोर्टेड। जैसे भी ये जो अर्थक्वेक जो रहता है कुछ स्पेसिफिक एरिया में रहता है जहाँ पे वेव जो है रिपोर्ट नहीं करता है। सच जोन इज़ कॉल्ड द शैडो जोन। उसको शैडो जोन बोलते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील दैट फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन। तो अलग अलग जो इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं उससे पता चलता है कि हर अर्थक्वेक जो है वो हर अर्थक्वेक मतलब अलग अलग इवेंट्स जब स्टडी करते हैं हर अर्थक्वेक के लिए, उससे अलग अलग शैडो जोन एक साथ उसका एग्जिस्टेंस पता चलता है। तो फिगर 3.2 में A and B show the shadow zone of P and S. A और B ये प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव का शैडो जोन दिखाता है। It was observed that seismography located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both primary wave and secondary wave। तो इसमें सेस्मोग्राफ ऑब्जर्व किया था कोई भी लोकेशन में जो 105 डिग्री में है एपिसेंटर से, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव का अराइवल रिकॉर्ड किया। हाउएवर द सेस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ प्राइमरी वेव बट नॉट दैट ऑफ सेकेंडरी वेव। तो यहाँ पे सेस्मोग्राफ जो है वो एपिसेंटर के 145 डिग्री से लोकेट किया, उसको रिकॉर्ड किया प्राइमरी वेव्स को, ना कि सेकेंडरी वेव को। दस जोन बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री फॉर एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड द शैडो जोन फॉर बोथ टाइप ऑफ वेव। तो 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में का जो जोन है एपिसेंटर से वो आइडेंटिफाई होता है शैडो जोन में दोनों टाइप का वेव के लिए। द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव। तो जो पूरे जोन जो 105 डिग्री के बाहर जाता है वो एस वेव रिसीव नहीं करता।
The shadow zone of S wave is much larger than that of primary wave. तो सेकेंडरी वेव का जो शैडो जोन है बहुत ज़्यादा रहता है पी वेव से. The shadow zone of primary wave appear as a band around the earth between 105 degree 145 degree away from the epicenters. प्राइमरी वेव का शैडो जोन अपीयर होता है बैंड के अराउंड, अपीयर होता है बैंड जो अर्थ के अराउंड होता है. तो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री दूर रहता है एपी सेंटर से. द शैडो zone of S wave is not only larger in extent but it is also a little over 40% of the Earth's surface. तो सेकेंडरी वेव जो होता है उसका शैडो जोन जो है ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, लेकिन अर्थ सरफेस से 40% थोड़ा ज़्यादा होता है. यू ड्रॉ द शैडो जोन फॉर एनी अर्थक्वेक्स प्रोवाइडिंग यू नो द लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर. तो यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक का जो शैडो जोन है वो प्रोवाइड करता है एपिसेंटर का लोकेशन में. सी द एक्टिविटी बॉक्स ऑन पेज 28 टू नो हाउ टू लोकेट द एपिसेंटर ऑफ द क्विक इवेंट्स. तो यहाँ पर पेज 28 का एक्टिविटी बॉक्स में देखना पड़ेगा अर्थक्वेक का एपिसेंटर के बारे में. टाइप ऑफ अर्थक्वेक. द मोस्ट कॉमन वन आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स. सबसे कॉमन चीज़ ये है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी देयर आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक अलॉन्ग फॉल्ट प्लान. तो ये जनरेट होता है जब रॉक स्लाइड होता है फॉल्ट प्लेन में. A special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquakes. तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक का स्पेशल क्लास जो है वो रिकॉग्नाइज होता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक की वजह से. हाउएवर दिस आर कन्फाइंड टू एरिया ऑफ एक्टिव वॉल्केनो. और ये जो है एक्टिव वॉल्केनो एरिया से कन्फाइंड होता है. Primary wave receive here 145 degree 145 degree, no direct P wave 104 degree 104 degree. Then P wave shadow zone, core P shadow zone, P shadow zone. सो जो जोन जो है 105 डिग्री और 145 डिग्री एपिसेंटर से वो शैडो जोन है दोनों प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के लिए. सेस्मोग्राफ जो है 145 डिग्री के बाहर एपिसेंटर से प्राइमरी वेव रिकॉर्ड कर पाता है. यहाँ पर एस वेव शैडो अर्थक्वेक है एपिसेंटर से. पी वेव पिक्चर 105 डिग्री 105 डिग्री, नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव्ड हियर. एस वेव शैडो हियर कोर. अर्थक्वेक शैडो जोन ए एंड बी. तो 105 और 145 तो 145 डिग्री के बीच में पी वेव मिलता है, लेकिन 145 से लेकर 105 में पी शैडो जोन रहता है और पी वेव्स नहीं रहता है. पी वेव एक तो 145 डिग्री के बीच में रहता है और 105 डिग्री पर होता है के बीच में होता है.
In the area of the intense mining activity, sometimes the roof of underground mines collapse, causing minor tremor, which are called collapse earthquakes. यहाँ पे इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी होता है इस एरिया में, जहाँ पे अंडरग्राउंड माइन रूफ कोलैप्स हो जाता है और माइनर ट्रेमर फॉर्म होता है, उसकी वजह से उसको कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। ग्राउंड शेकिंग may also occur due to explosion of chemical or nuclear devices such tremor called explosion earthquake। तो ग्राउंड शेक जो है ये होता है केमिकल या फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस का एक्सप्लोजन की वजह से, इस ट्रेमर को एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलते हैं। Measuring earthquake. The earthquake event are scaled either according to the magnitude or intensity of the shock। earthquake event जो है वो शॉक का इंटेंसिटी और शॉक का मैग्नीट्यूड की वजह से मेजर होता है। द मैग्नीट्यूड स्केल इज़ नोन एज रिश्टर स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल को रिश्टर स्केल बोलते हैं। The magnitude relate to the energy released during the quake। ये मैग्नीट्यूड स्केल जो है रिश्टर स्केल क्या करता है, ये अर्थक्वेक के टाइम में जितनी भी एनर्जी वेव रिलीज़ होता है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। द मैग्नीट्यूड इज़ एक्सप्रेस इन नंबर 0 to 10। तो ये जो मैग्नीट्यूड है 0 से लेकर 10 तक मेजर होता है। द इंटेंसिटी स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर मर्साली द इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट। तो ये जो इंटेंसिटी स्केल है 0 से लेकर 10 तक, उसको ये जो है मर्साली नाम से आया था, जो एक इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट है। दिस सेस्मोलॉजिस्ट मतलब वो साइंस का स्टडी जहाँ पे अर्थक्वेक स्टडी किया जाता है। द इंटेंसिटी स्केल टेकन इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल 1 to 12। ये इंटेंसिटी स्केल जो है विजिबली डैमेज करता है इवेंट, अर्थक्वेक के इवेंट की वजह से। इंटेंसिटी का स्केल का रेंज जो है 1 से लेकर 12 तक होता है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का इफेक्ट। Earthquake is a natural hazard. The following are the immediate hazardous effect of earthquake। earthquake natural hazard है और उसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, जैसे कि ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड फ्रॉम dam and levee failure, fire, infrastructure collapse, falling objects, tsunami। The first 6 listed above have some bearing upon landform। तो पहला जो 6 लिस्ट होता है वो लैंडफॉर्म के ऊपर होता है, और अदर may be considered the effect causing immediate concern to life and property of people in the region। बाकी का जो इफेक्ट जो है वो लाइफ और लोगों का प्रॉपर्टी जो रहते हैं रीजन उसके बारे में इफेक्ट बताता है। द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर इज बिलो ओशन वाटर एंड मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंटली हाई। सुनामी का इफेक्ट जो होता है कब होता है, जब ट्रेमर एपिसेंटर जो रहता है वो ओशन वाटर के नीचे होता है, मैग्नीट्यूड जो रहता है ज़्यादा होता है। सुनामी है वेव जनरेटेड बाय द ट्रेमर एंड नॉट एन अर्थक्वेक इटसेल्फ। सुनामी जो है ट्रेमर की वजह से वेव जनरेट होता है, ना कि अर्थक्वेक की वजह से। तो द एक्चुअल क्वेक एक्टिविटी लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड। तो एक्चुअल अर्थक्वेक के बाद तो अर्थक्वेक एक्टिविटी कुछ सेकेंड तक रहती है। इट इफेक्ट्स आर डिवास्टेटिंग प्रोवाइडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक इज़ मोर देन 5 ऑन द रिश्टर स्केल। ये इफेक्ट जो रहता है बहुत ही डिवास्टेटिंग रहता है, और जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है 5 से ज़्यादा होता है रिश्टर स्केल में। यहाँ पर व्यू ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज बाय टाइडल वेव इन मरीना बीच इंडिया। इंडिया में मरीना बीच का डिस्ट्रक्शन
earthquake आया, earthquake के बाद सुनामी। The view of the destruction caused by tidal wave in Thailand. थाईलैंड में भी हुआ था earthquake और उसकी वजह से सुनामी है। People walk through debris of their house destroyed by tidal wave on the coastal area in Colombo in Sri Lanka. लोग जो है अपने घर का जो घर अपने टूटे हुए घर के थ्रू जा रहे जो टाइडल वेव की वजह से हुआ, ये श्रीलंका कोलंबो के कोस्टल एरिया में हुआ। The view of destruction caused by tidal wave Indonesia. इंडोनेशिया में टाइडल वेव्स ये एशियन डेथ टोल 10,000 अप्रॉक्सीमेट, तो इसकी वजह से 10,000 लोग मर गए। तो ये एपिसेंटर जो है यहाँ पे हुआ, सुमात्रा में नज़दीक हुआ और ये अर्थक्वेक जो है सुनामी में बदल गया। उसकी वजह से मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अंडमान, पौंडीचेरी, श्रीलंका, तमिलनाडु, केरला, मालदीव्स, हर जगह अर्थक्वेक का असर हुआ क्योंकि उसकी वजह से सुनामी आया। यहाँ पर यह अर्थक्वेक की वजह से मलेशिया में 42 लोग मर गए, इंडोनेशिया में 2,208 लोग मर गए, अंडमान में 1,000 लोग मर गए, पौंडीचेरी में 100 लोग मर गए, आंध्र प्रदेश में 200, फिर श्रीलंका में 4,500, तमिलनाडु में 1,567 लोग, मालदीव्स में 15, केरला में 109, इंडिया के पूरे कोस्टल एरिया में 3,000, म्यांमार में 10, थाईलैंड में 310। Frequency of the earthquake occurrence. The earthquake is a natural hazard. Earthquake natural hazard. If a tremor of high magnitude takes place, it can cause heavy damage to the life and property of the people. अगर ट्रेमर का मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा होता है तो लाइफ में और प्रॉपर्टी में बहुत भारी नुकसान होता है। However, not all the part of the globe necessarily experience major shocks. सभी लोग मेजर शॉक एक्सपीरियंस नहीं करते। We shall be discussing the distribution of earthquake and volcano with some detail in the next। हम earthquake और volcano का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे। A view of damage Aman Setu at LOC in Uri due to earthquake। तो earthquake की वजह से उरी में LOC है, लाइन ऑफ LOC है, तो वहाँ पे अमन सेतु भी डिस्ट्रॉय हुआ earthquake की वजह से। Note that the earthquake of high magnitude that is +8 is quite rare। earthquake का अगर रिश्टर मैग्नीट्यूड +8 होता है वो काफ़ी रेयर होता है और वो बहुत ख़तरनाक होता है। They occur once in 1 to 2 years, where those of tiny type occur almost every year। अगर मैग्नीट्यूड earthquake का मैग्नीट्यूड रिश्टर मैग्नीट्यूड 8 है या 9 है तो बहुत ज़्यादा होता है और वो साल में एक बार 2 बार 2 साल में एक बार आता है और बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड होता है और बहुत डैमेज करता है। और हर साल जो है या हर मिनट में जो है छोटे छोटे थोड़े से earthquake आते रहता है हर मिनट में, लेकिन वो महसूस नहीं होता है क्योंकि वो उसका वेव बहुत ही एनर्जी वेव बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हर मिनट में छोटे छोटे earthquake आते रहते हैं। लेकिन जो 8 मैग्नीट्यूड वाला earthquake है वो 2 साल में एक बार आता है, वो बहुत रेयर होता है।